पैसों की नहीं है। 100% बात पैसों की ही होती है, समझे? ओके चलो, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। कई बात नहीं है, जैसे सपोज करो किसी ने कहा कि यार चलो वहां चलते हैं, यार नहीं मुझे कुछ काम है। बात पैसों की नहीं है, पर मुझे कुछ काम है। कई बार हम ऐसे कह के टाल देते हैं ना, कोई प्लान बनाते हैं तो कहीं भी कोई कह दे ना आपको बात पैसों की नहीं है, 100% वहां बात पैसों की ही होती है। और कोई ऐसे कहे ना मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 100% पड़ रहा है। ठीक है, इतना मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में अब तक तो स्टडी किया है। चलो आइए, सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मेक द हेडिंग, ब्रॉड कैटेगरी में हेडिंग मार्क करिए, चैप्टर नंबर 4। आज इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। हो गया नोट डाउन? हेडिंग नोट डाउन हो गई? यस। अंशिका, एक और आपत्ति है मुझे आपसे। आपने जिस नोटबुक में आपने सॉल्यूशंस किए उसी में आपने टेस्ट दे दिया, क्यों? आपने क्या कहा था? मैंने नहीं सुना था, क्या कहा था बोलो? नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ओके, डेस्क नोटबुक और नोट्स की नोटबुक दोनों अलग अलग सेपरेट रहेंगी हमेशा। डन। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, किस किस की फीस जमा है प्लीज स्टैंड अप। नहीं है अब तक भी। दीदी पापा ने बोला था लेकिन फिर भूल गए, तो हमारा क्या कर्तव्य होता है? आज जाते याद दिलाएगी, बैठ जाओ। यस किरण, अगस्त के लिए कहा था, हाँ आपके पापा ने कहा था, चलो बैठो। यस, अगस्त भी आएगा 2 दिन बाद। ओके यस। सक्षम, सक्षम नाम है, सक्षम बोलो। बोल दूंगा, तो अब तक क्यों नहीं बोला? किसका वेट कर रहे थे? बारिश आने का? बारिश आए, शुभ घड़ी आए, फिर बोलूंगा। आज ही जाके बोलना है, आजकल में आपकी फीस आनी चाहिए। ओके, 3 चैप्टर्स डेमो क्लासेस में नहीं होते कहीं पर भी, ये हम पढ़ा रहे हैं वो एक अलग बात है। मुश्किल से 7 डेज डेमो क्लास होता है, 8वें दिन फीस जमा होती है तो एक क्लास में एंट्री मिलती है। ठीक है बेटा, बैठो। यस, कल परसों में करा ही देना फिर। यस, अभी कराएगा 3-4 दिन में। हाँ, 2-3 दिन में, कल परसों। कल परसों तो बोलेगा अभी, अभी जाके बोलेगा, है ना? ठीक है बैठो। पूर्णिमा, पापा को नहीं याद दिलाया तो पापा को बोलो कि एक बार करवा दें जो भी करवाना है, ठीक है? एटलीस्ट फॉर्म तो भरवा के साइन करवा के भिजवाएं, क्या है क्या नहीं, ठीक है? यस, चलिए आ जाइए अब। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टॉपिक नोट डाउन कर लिया क्या सबने? ओके, तो जैसा कि हमारी रीत रही है पुराने जमाने की, हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले टॉपिक के मीनिंग को एक्सप्लोर करते हैं। टॉपिक का मीनिंग क्या है? जब तक टॉपिक का मीनिंग समझ नहीं आएगा, ठीक है ना, पिक्चर का टाइटल क्या है वो नहीं समझ आया तो अंदर स्टोरी समझ आएगी कभी? कई बार हम ऐसा कर लेते हैं, कोई पिक्चर देख लेते हैं, पता चलता है इसके टाइटल क्या है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन अगर हमको पहले से ही पता है इस टाइटल का मीनिंग ये है तो पिक्चर में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। सो द टाइटल नेम इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बहुत लंबा चौड़ा टाइटल, इसको ब्रेक करके टुकड़ों में सीखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसमें से एक वर्ड उठा रहा हूं, इक्वेशन। सब भूल जाओ, लीनियर भूल जाओ, इन टू वेरिएबल्स भूल जाओ। तो सोच के बताओ इक्वेशन क्या होती है, जो भी आपको जैसा भी समझ आता है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पॉलिनोमियल भी होता था। अच्छा, मैं मितांशी बोलो। जिसमें इज इक्वल टू हो, कहां पे, कौन सी जगह हो वो इज इक्वल टू? बीच में, बीच में। यस, तो करीब करीब आप सही बोल रहे हो। हाँ बोलो, और कोई आंसर देना चाहता है और एक्सप्लोर करना चाहते हो? व्हाट इज एन इक्वेशन? देखो, हाँ बोलो मैत्री। इसमें 2 साइड्स हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और उनके बीच में इक्वल्स टू का साइन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आदित्य ने बिल्कुल सही बात कही, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब अलजेब्रा और नंबर्स का कॉम्बिनेशन।
जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी 1 2 3 4 5 6 इन सबका कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको क्या कहेंगे हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बनाता हूं 3x² + 5x - 10, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे नहीं रोक सकते उस डेफिनेशन को, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पॉलिनोमियल भी होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो क्या होता है? पॉलिनोमियल भी होता है। तो करेक्ट डेफिनेशन ये होती है कि जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इक्वेट किया जाए, जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इक्वेट किया जाए इक्वल टू के साइन की मदद से, तो ये यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा एक्सप्रेशन कहलाता है। समझ गए क्या? तो मैथमितांश ने भी काफी हद तक ठीक बोला कि एक इक्वेशन एक ऐसी चीज है जिसमें दो साइड्स हो, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड के साथ इक्वेट की गई हो बराबर के चिन्ह की मदद से, इक्वल टू के साइन की मदद से, तो इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अंशिका? क्या कहते हैं? इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन। हिंदी में बोलते हैं समीकरण। आपने अपने घर में कई बार बड़े बुजुर्गों को बोलते सुना होगा कि समीकरण नहीं बैठा, है ना, इक्वेशन नहीं बैठी। नहीं सुना तो आ जाके सुनना, ठीक है? ओके, बोल पूछना समीकरण क्या होता है। ओके, समीकरण मतलब किसी को सम बनाना, किसी को बराबर बनाना, किसी को इक्वेट कर। समझ गए क्या? क्लियर है? ओके, अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यहीं पे रोक दूं तो ये जस्ट एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जस्ट एक। या फिर इस एक्सप्रेशन को मैं यहां से स्टार्ट करके यहां से रीड करूं तो वो भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन एक पॉलिनोमियल को जब दूसरे पॉलिनोमियल से इक्वेट कर दिया मैंने, तब ये पूरी चीज फ्रॉम LHS, जहां से LHS शुरू हो रहा है, जहां RHS खत्म हो रहा है, शुरू से लेके एंड तक जो ये चीज दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं हम? इक्वेशन। क्या कहते हैं हम? ठीक है, ओके। अब इस इक्वेशन के आगे एक वर्ड और लगा हुआ है, क्या? इसका क्या मतलब हुआ? जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, उस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? तो उसको, उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहेंगे, उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहेंगे। समझ आ गई? अच्छा, हाईएस्ट पावर जब आप चेक करोगे तो ऐसा नहीं है कि केवल LHS में चेक करो, ऐसा नहीं है कि केवल RHS में चेक करो, पूरी इक्वेशन में चेक करना है। फ्रॉम LHS टू RHS हाईएस्ट पावर क्या है, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लें। फॉर एग्जाम्पल कैसी होती है लीनियर इक्वेशन? देखो, कुछ एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं। ये सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, x² - 10x = 7 - 3x²। ये एक इक्वेशन है, बोलो यस और नो। दूसरी इक्वेशन लेता हूं मैं, लेट्स से 10x = 5 - 7x। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ओके, एक तीसरी और ले लेते हैं। लेट्स से मैंने ले लिया 7x = 3x² - 10। ये तीसरी इक्वेशन हो गई, बोलो। ठीक है, अब आप सबकी डिग्री डिसाइड करो। ऊपर वाली इक्वेशन की डिग्री क्या है बताओ? हाईएस्ट पावर देखो, इसकी पावर 2, इस टर्म की पावर कुछ नहीं है यानी 1, कांस्टेंट की पावर हमेशा 0 मानी जाती है, पॉलिनोमियल चैप्टर में सीखा था। इसकी पावर 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है? तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, बोलो? 3। चलो सेकंड की चेक करें, बोलो इसकी पावर क्या है? इसकी पावर क्या है? 1। 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर की पावर हमेशा क्या होती है? 0। एंड देन फिर 7x की पावर क्या हो जाएगी? 1। तो हाईएस्ट क्या दिखाई दे रही है? 1। तो इस पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? 1। अच्छा, इसमें आओ, 7x की पावर 1, 3x² में पावर दिख रही है साफ साफ 2 और कांस्टेंट में 0। देखो साफ साफ हमेशा दिखती है, केवल दो जगह नहीं दिखती, एक तो कांस्टेंट में नहीं दिखती है और एक जब पावर 1 होती है नहीं दिखती है।
कांस्टेंट में डिग्री पावर मानी जाती है 0, और जब कुछ भी ना दिखाई दे तो फिर हम क्या लगा देते हैं 1। बाकी तो साफ साफ सबकी दिखती है, जैसे इसमें 2 दिख रही है, उसमें 3 दिख रही है। हाईएस्ट क्या है 1, 2 और 0 में से? हाईएस्ट क्या है? ओके, तो इन तीनों इक्वेशंस की डिग्री लिख दी मैंने। इनमें से केवल एक ही तरीके की इक्वेशन है जो हमारे इस चैप्टर में जिक्र किया जाएगा, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1। यही वाली इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, बाकी 2 लीनियर इक्वेशन नहीं है। हाँ, इक्वेशन जरूर है, वो इक्वेशन जरूर है, लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। कोई बता सकता है ये कैसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री 3 होती है? इसको बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं इसको? क्यूबिक। सो दिस इज एन क्यूबिक इक्वेशन, और जिसकी डिग्री जब 2 हो जाती है उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल कम इन द नेक्स्ट ईयर, क्यूबिक इक्वेशन विल कम इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इस साल लीनियर इक्वेशन सीखनी है, 10th में लीनियर इक्वेशन भी सीखनी है, साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सीखनी है, और फिर क्यूबिक इक्वेशन हम 11th क्लास में हमारा उससे पल्ला पड़ेगा, और फिर उससे बड़ी बड़ी इक्वेशंस भी हम सीखेंगे। ठीक है, ओके, क्यूब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये तो मैंने एग्जांपल लिया था। इस टाइप की और इस टाइप की इक्वेशन इस चैप्टर में नहीं सीखनी है। इस चैप्टर में क्या सीखनी है? ओनली एंड ओनली लीनियर इक्वेशन। डिलीट करूं मैं इसको? तो अब आज की तारीख में आप इक्वेशन और इक्वेशन के पीछे लगे हुए लीनियर वर्ड का अर्थ समझ गए? समझ गए क्या? सर अभी भी टाइटल तो कंप्लीट नहीं हुआ। टाइटल देखो क्या है, पढ़ो। ये क्या नहीं बला है? तो उस पूरी इक्वेशन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कितने वेरिएबल्स का यूसेज हुआ है? जितने वेरिएबल्स का यूसेज होगा उतने वेरिएबल्स की इक्वेशन मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, अभी जो मैंने 3 इक्वेशंस लिखी थी, इसमें बताओ कितने वेरिएबल्स का यूसेज हुआ है? गिनो। इसमें, इसमें, अंशिका, तीनों में 1 1 1 है क्या? देखो, ऐसे मत गिनना कि सर एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया, 3 हो गए। कितने वेरिएबल्स नहीं गिनने हैं, कितने तरह के वेरिएबल्स हैं ये गिनने हैं। तो वेरिएबल तो एक्स ही है ना तीनों जगह, तो एक ही तरह का तो वेरिएबल है। कल को एक्स की जगह अगर वाई आ जाता है, अब ये 2 तरीके के वेरिएबल्स हो गए, तो ये 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन मानी जाएगी। या z आ जाए तो 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन मानी जाएगी। समझ गए? तो हमारे कोर्स में क्या है? लीनियर भी होनी चाहिए और 2 वेरिएबल्स में भी होनी चाहिए। लीनियर भी होनी चाहिए और 2 वेरिएबल्स में भी होनी चाहिए। पूर्णिमा बताओ एक ऐसी इक्वेशन का एग्जांपल जो आपके मन में आ रहा हो, लीनियर भी होनी चाहिए और उसमें 2 वेरिएबल्स का यूसेज होना चाहिए। 2 वेरिएबल्स आप एक्स और वाई ले सकते हो, वैसे तो आप कोई से भी ले सकते हो, लेकिन जनरली अपन 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई लेते हैं। वैसे अपन ए और बी भी ले सकते हैं, ठीक है, बस जनरली क्या लिए जाते हैं? एक्स और वाई। बोलो कोई भी एग्जांपल। 2x प्लस, यू कैन स्पीक एनीथिंग, स्पीक अप बेटा, से एनीथिंग। कहां गया हमारा प्लस? क्या इज इक्वल टू? प्लस को हटा दो, ओके ये लो हटा दिया, सीधे इज इक्वल टू लगाऊं? अरे पहले तो मक्खी को हटाओ, ठीक है। 2x इज इक्वल टू, मुक्ति मिल गई इसको? नहीं मिली, जिंदा है। ओके, 2x इक्वल टू 3, 3 आगे y, बस दैट्स इट, या आगे कुछ और भी बोलना है? बस। सो 2x इक्वल टू 3y। टेल मी, क्या ये एग्जाम्पल परफेक्ट है क्या? कौन, कितने लोग मानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ये एक एग्जाम्पल बन सकता है? हितांशी, मोनिका, आदित्य। और कितने लोग मानते हैं कि नहीं बन सकता? यस। प्रियांशी बताओ क्यों नहीं बन सकता, कारण? अच्छा, सबसे पहले चलो एक एक करके शुरू करते हैं। क्या ये एक इक्वेशन है? आज के बाद जनरल बात करेंगे ना। क्या ये एक इक्वेशन है? यस या नो? प्रियांशी बोलो हाँ या ना। हाँ तेज बोलो। है। प्रियांशी ने डिक्लेयर कर दिया ये इक्वेशन है, दैट मींस इक्वेशन पे टिक मार्क लगा दूं, ये फीचर पूरा हो गया इसका। इक्वेशन से पीछे क्या लगा हुआ है? तो क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है? क्या होती है लीनियर इक्वेशन? जिसकी डिग्री 1 हो। तो x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और y के ऊपर भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो हाईएस्ट भी 1 है, तो 1 है तो फिर लीनियर बन गई।
तो लीनियर इक्वेशन हो गई। अच्छा इसमें कितने वेरिएबल हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गई। तो क्यों नहीं है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भाई, या तो ये इक्वेशन नहीं है, या फिर इक्वेशन होने के बाद ये लीनियर नहीं है, या फिर लीनियर होने के बाद इसमें 2 वेरिएबल नहीं है, लेकिन तीनों ही चीजें है ना, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल है। ओके अब दूसरा एग्जाम्पल मुस्कान देगी। मुस्कान कोई भी एग्जाम्पल दो मुझे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। फाइव एक्स प्लस, सुनेंगे सब लोग ध्यान से क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। 5x प्लस 4, 4 के बाद बोलो, तेज बोलो, इज इक्वल टू 6y। करेक्ट है क्या? इस पूरी इक्वेशन में पहले तो बताओ ये पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन है वो इक्वेशन है, इसमें LHS RHS दो साइड्स हैं। ओके इसकी पावर 1 है, अंशिक इसकी पावर 1 है क्या, डिग्री 1 है क्या, देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और कांस्टेंट की तो 0 होती है, तो हाईएस्ट तो 1 ही हो गई ना। तो ये लीनियर इक्वेशन भी हो गई, उसमें दो तरीके के वेरिएबल्स भी हैं, तो ये परफेक्ट एग्जांपल हो गया। ओके तीसरा एग्जांपल भानु। नाइन एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 7। करेक्ट है क्या? टेल मी यस और नो, बोलो यस और नो। ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल आप देंगे मनन, नमन नमन। 7x प्लस 4x ओके इक्वल्स टू 7y माइनस 4y। पहले तो बताओ ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है। देखो ये करेक्ट तो है बट ये अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों? देखो मुझे एक चीज बताओ नमन या मनन, नमन नमन मुझे एक चीज बताओ, आपको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करते 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 लास्ट में 2+1 बचा है, तो आप ऐसे ही छोड़ के आ जाओगे? हालांकि इससे पहले का आपने सारा सही किया है, लेकिन 2+1 पे छोड़ते ही वो गलत माना जाएगा ना। क्या गलती हो गई इसमें? 2+1 पे छोड़ने पे क्या गलती हो गई? इसको ऐड अगर ये हो सकता है तो करना है, तो ये भी अगर ऐड हो सकता है तो करना है। जब अपन दो टर्म्स लिखते हैं तो दोनों अलग अलग नेचर के होने चाहिए, सेम नेचर के आपने लिखे तो फिर इनको जोड़ के लिखो, फिर अलग अलग क्यों लिखते हो? 7 और 4 कितने होते हैं? तो आप 7x प्लस 4x अलग अलग नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? 11x। सिमिलरली उधर 7 में से 4 गए तो 3y। अब ये अप्रोप्रिएट है, तो इक्वेशन तो वो भी थी लेकिन ये ज्यादा सॉल्व करके मैंने लिखी है। डन क्लियर? तो मैं ऊपर वाली हटा देता हूँ, आपका ये वाला एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ओके तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गई, बोलो। ओके एक लास्ट रिद्धि बताएगी, रिद्धि बोलो, बोलो रिद्धि, गुस्से गुस्से में बोलो, गुस्सा है ना आज? हाँ 12 प्लस, तो रिद्धि ने कुछ डिफरेंट बताया आपकी बात। हाँ 5 8y। करेक्ट है क्या? करेक्ट तो है लेकिन फिर अप्रोप्रिएट नहीं है बेटा। 12+5 तो किया जा सकता है ना, 12+5 तो किया जा सकता है, तो 12+5 क्या होता है बोलो? तो आप इसको सॉल्व करके 17 लिख दो, अब ये अप्रोप्रिएट है, राइट? बोलो अब ये परफेक्ट है। सो इतने सारे जो हमने एग्जांपल्स लिए, कितने एग्जांपल्स लिए टेल मी, कितने एग्जांपल्स लिए हमने? 1 2 3 4 5, पांचों एग्जांपल को एनालाइज करूं तो एक बात पकड़ में आई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में मैक्सिमम 3 टर्म्स होंगी। LHS RHS सब मिला मिलू के कितनी टर्म्स होंगी? देखो इसमें कितनी टर्म्स है? 2, इसमें कितनी टर्म्स है? 1 2 3, इसमें कितनी टर्म्स है? 1 2 3, इसमें कितनी टर्म्स है? 2, इसमें कितनी? आपने बताया सारे एग्जांपल्स, मैंने एक एग्जांपल नहीं बताया। कल को ये एग्जाम नहीं लगा सकते कि सर जो आप पढ़ा रहे हो ये एग्जांपल देके छोड़ दिए, सब आपने दिए। अब कंक्लूजन आ रहा है, तो मैक्सिमम कितनी टर्म्स होंगी? 3 टर्म्स होंगी, और वो 3 टर्म्स कौन-कौन सी होंगी उनके भी हम नाम रखेंगे। उनके नाम क्या रखेंगे? एक टर्म होते हैं 3 टर्म्स को उठाते हैं, जैसे ये वाली 3 टर्म्स वाली उठाते हैं। एक टर्म होती है x वेरिएबल वाली टर्म, एक टर्म होती है x वेरिएबल वाली टर्म, एक टर्म होती है और एक टर्म होती है कांस्टेंट। यानी कि ये फिक्स हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो 3 टर्म्स होती हैं वो कौन-कौन सी होती है बोलो? x वेरिएबल वाली टर्म, y वेरिएबल वाली टर्म
कांस्टेंट टर्म। अब कोई कहे सर इसमें तो आएगी कांस्टेंट टर्म, मैंने कहा कैसे नहीं है, ध्यान से देखो मेरी नजर से, +0 है ना, है ना। सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमेशा 3 टर्म्स होती है, वैसे याद रखेंगे। अगर कोई मिसिंग है तो ऐसे पैदा करके लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इन तीनों टर्म्स, इन तीनों इक्वेशंस को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, तीनों को कर रहा हूं। देखो हमको कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स गिवन है, जैसे 5 गिवन है, तो उनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। उनकी क्या होती है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म। बड़ी सरल है, बड़ी सरल सी भाषा में बताऊं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें तीनों ही टर्म्स एलएचएस में, आरएचएस में केवल और केवल क्या हो, तीनों ही टर्म्स, एक्स वेरिएबल वाली टर्म इधर लिखो, वाई वेरिएबल वाली टर्म इधर लिखो, और कांस्टेंट टर्म भी इधर लिखो, फिर आरएचएस बन गया कंगाल, कंगाल बन गया उसके आगे इक्वल टू 0। अब तीनों ये पांचों इक्वेशंस को फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहली इक्वेशन क्या थी बोलो, 2x। अच्छा, तीनों टर्म्स जब मैं एलएचएस में लिखूंगा तो पहले एक्स वेरिएबल वाली टर्म लिखूंगा, फिर वाई वेरिएबल वाली टर्म लिखूंगा, तीसरे नंबर पे कांस्टेंट लिखूंगा, ये भी फिक्स है। ओके, तो देखो सबसे पहले 2x, सबसे पहले 2x, उसके बाद 3y आरएचएस में है। जब भी चीज आरएचएस से एलएचएस या एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट होगी तो अपना साइन अपोजिट कर लेगी या अपना ऑपरेशन अपोजिट कर लेगी। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा, स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं सब रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो ये +3y है तो इधर आके -3y, और कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है ना, कोई है क्या इसमें कांस्टेंट टर्म? तो जब कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो +0 लगा दो और इक्वल टू भी 0 लिख दो। आरएचएस में तो हमेशा इक्वल टू 0 लिखना ही है। अब सुनो ध्यान से, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम है, बस ये इसी की दूसरी फॉर्म है। तो जब भी हम इस इक्वेशन से, इधर सुनो ध्यान से मितांशी, जब भी हम इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन की फॉर्म बनाएंगे तो बीच में एक साइन लगता है जिसको कहते हैं इम्प्लाइज। इस साइन को क्या कहते हैं? इक्वल टू का साइन मत लगाना प्लीज। अगर इक्वल टू का साइन लगाया तो इक्वल टू का साइन तो एलएचएस और आरएचएस के बीच में लगता है, ये ऐसा थोड़ी नहीं कि ये एलएचएस और आरएचएस, ये इक्वेशन है इसका एलएचएस आरएचएस ऑलरेडी है, वो भी इक्वेशन इसका एलएचएस आरएचएस ऑलरेडी है। इस इक्वेशन से मैं उस इक्वेशन की फॉर्म चेंज कर लेती, फॉर्म चेंज करिए तो बीच में इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। कैसा साइन लगेगा? इंप्लाइज का मतलब होता है रिजल्ट देना। इस इक्वेशन ने इस इक्वेशन को रिजल्ट दिया है, मतलब इस इक्वेशन का रिजल्ट ये इक्वेशन निकल के आई है। समझ गए क्या? ओके, दिस हैज रिजल्टेड इनटू दिस। समझ गए? क्लियर। अब इसको इंप्लाइज करके इसको सिंप्लीफाई करो, बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? x वाली टर्म 5x, फिर कौन सी टर्म आती है अगली बारी? तो y वाली टर्म 6y इधर आके, और उसके बाद लास्ट में कौन सी टर्म आती है? कांस्टेंट टर्म रखी हुई है कौन सी? +4, आरएचएस बिकम्स कंगाल। तो ये हो गई इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी। आ जाओ इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म बना दो, क्विकली बनाओ। पहले 9x, देन व्हाट, +4y, ये तो सेम, 7 इधर आके -7, और आरएचएस बिकम 0 यानी कि कंगाल, इक्वल टू 0। ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी भी बना दो क्विकली, 11x, फिर y वाली टर्म आएगी तो -3y, कांस्टेंट तो है ही नहीं है तो फिर जबरदस्ती पैदा करके लिखेंगे +0, और आरएचएस में तो 0 लिखना ही है, ठीक है। ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और बच गई क्या? एक और बच गई, लास्ट वन, लेट्स टेक दिस वन। तो इंप्लाइज, बोलो इसकी इंप्लाइज करके लिखो। अब इसमें ये रिद्धि ने बड़ी टिपिकल बताई है, ठीक है, रिद्धि ने दिया था एग्जाम्पल, ठीक है। तो रिद्धि को तूफानी चीजें करना पसंद है, तो बोल रिद्धि करके बताओ। सबसे पहले कौन सी टर्म लिखते हैं हम? x वाली टर्म। तो 10x पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगी? -10x, -10x। ओके, उसके बाद अगली टर्म -8y, इधर आके +8y। उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म तो ऑलरेडी वही है ना, तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। जो मैं वहां से बुला के लेके आ रहा हूँ उसका साइन चेंज होगा, जो मेरी साइड एलएचएस में रखा हुआ है उसका साइन चेंज नहीं होगा। तो 17 पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, +17, और आरएचएस क्या हो गया? 0। अब देखो ये वैसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो बन चुकी है, कोई इसको गलत नहीं कह सकता, पर अब अगेन हमको एक छोटी सी और गंदी सी आदत है, वैसे देखा है तो गंदी सी आती है, हमको इक्वेशन की पहली टर्म नेगेटिव पसंद नहीं। इक्वेशन की जो पहली टर्म, देखो यहाँ पे पहली टर्म पॉजिटिव है,
एक्स वाली टर्म पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो अगर ये नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव करने का तरीका क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करते हैं बताओ सोचिए। दूसरी साइड लिखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही बनेगी। एक नेगेटिव नंबर है मेरे पास -7, बोलो -7 को +7 कैसे बनाओगे? -7 को +7 कैसे बनाएंगे बोलो ऋतिक, मोनिका बोलो क्या -7 को +7 कैसे बनाओ? ये है मेरे पास -7, इसको मुझे बनाना है +7। इसके साथ क्या करूं मैं, इसका क्या हश्र करूं कि ये +7 हो जाए? इस -7 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये +7 हो जाएगा। वो तो बात की बात है, मैं तो एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने का तरीका क्या है? -1 से मल्टीप्लाई कर। क्या तरीका है? जैसे कि मेरे पास है -5, अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये +5 हो जाएगा। बोलो मेरे पास है -10, अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये +10 हो जाएगा। यानी नेगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका क्या है? -1 से मल्टीप्लाई करना। बोलो -1 से मल्टीप्लाई करना। तो अब अगर मुझे उसको -3x 10x को अगर मुझे क्या करना है +10x बनाना है तो इस -10x को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम ऐसे एवं ही थोड़ी ना -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इक्वेशन में कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? अगर ये एक पॉलिनोमियल होता तो यहाँ पर खत्म हो जाता, तो मैं किसी का भी साइन नहीं बदल सकता, लेकिन एक बेनिफिट है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये तो इक्वेशन है। तो आरएचएस में भी कोई बैठा है, इक्वेशन में हम कभी भी किसी का साइन बदल सकते हैं, पर एक शर्त है, बदलोगे तो सबका बदलोगे, नहीं तो किसी का। यानी इसके साथ जो करोगे वो इसके साथ, वो इसके साथ और वो 0 के साथ, सबके साथ वो होगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सबका साइन बदल देंगे। -10x का साइन बदल के क्या हो जाएगा बोलो? मतलब मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन शॉर्ट बात करें तो मैंने पूरी एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? -1 से। क्यों कर दिया भाई? क्योंकि ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन में हम पूरी एक्सप्रेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -1 छोड़ो, -100 से भी कर सकते हैं, -37 से भी कर सकते हैं, 2.5 से भी कर सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन सबको करना पड़ेगा, सारी टर्म्स को, एलएचएस वाली को भी और आरएचएस वाली को भी। सो -10x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10x, +8y को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8y, और +17 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -17, और 0 को भी करेंगे, लेकिन 0 को करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने किया नहीं है, मेरे को करना तो आरएचएस वाली टर्म्स को भी। कल को 0 के अलावा कुछ और रखा हुआ है तो उसको करना है। अभी तो 0 था, तो 0 था तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। समझ गए क्या क्या कहा मैंने? तो ये अब इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई, इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना सकते। हालांकि हाँ बोलो, हाँ वो भी कर सकते हैं। देखो इधर देखो स्क्रीन पे, आदित्य क्या कह रही है कि अगर आपको 10x को नेगेटिव नहीं बनाना है तो आप एक काम करो ना, इन दोनों को तो वहीं रहने दो, 17 को उधर ले जाओ, तो डायरेक्ट ही ये चीज बन जाती। नीचे वाली चेक करो, 10x - 8y, 10x - 8y, 17 पॉजिटिव का इधर आके क्या बन गया? नेगेटिव, और दूसरी साइड 0 रह गया। मतलब ये 3 टर्म्स एक साइड हो गई और बची हुई दूसरी साइड क्या बच गया? 0 बच गया। तो वो पैतरा भी अपना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगेन मैं ये बात कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि ये तीसरी फॉर्म में कन्वर्ट करो, आप दूसरी फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, वो भी परफेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट टर्म नेगेटिव रखना कोई गुनाह नहीं है। बट बस एक बात है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, या एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता। हम भी कभी सॉल्व करेंगे ना इक्वेशंस को, तो पहली टर्म नेगेटिव आएगी ना, हमारा मूड खराब हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा यार कैसी इक्वेशन आ गई। और पहली टर्म पॉजिटिव आएगी ना तो फील गुड होगा। और कई इक्वेशन को सॉल्व करने में वाकई में दिक्कत आती है जब पहली टर्म नेगेटिव होती है। ठीक है क्या? जो जो बातें की सब नोट डाउन कर रहे हो अपने माइंड में? ओके, तो कितनी इक्वेशंस कर ली हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में? टेल मी। 1 2 3 4 और 5। इन पांचों इक्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए मैं एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने वाला हूं। तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c =
जीरो। अब आप चेक करो, चाहे से इसको, चाहे से इसको, चाहे से इसको, चाहे से इसको, इसको भी, चाहे से ये वाली फॉर्म या ये वाली फॉर्म, सारी की सारी फॉर्म्स इस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करती है कि नहीं करती है? बोलो। अगर पहली इक्वेशन को मैच करूं तो देखो, ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई -3 और सी की वैल्यू हो गई 0। दूसरी को चेक करो तो ए की वैल्यू हो गई 5, बी की वैल्यू हो गई -6, सी की वैल्यू हो गई 4। तो जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए सब एक ही जगह फाइनल जाके अटके, यानी कि फाइनली हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहेंगे? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म के पूछेगा तो क्या कहेंगे हम? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। वेयर 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 बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेंगे अब हम। वेयर वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। जहां पे ए बी सी रियल नंबर्स है ना, चेक करो। ए की वैल्यू क्या निकाली? 2, तो 2 एक रियल नंबर है, 2x नहीं है। ए की वैल्यू 2 है, x से तो x कंपेयर हो गया ना, ए की वैल्यू क्या है? 2। तो ए एक रियल नंबर निकला, बी भी एक रियल नंबर निकला -3 और c इक्वल टू 0, ये भी एक रियल नंबर निकला। तो फिक्स हो गया ए बी सी क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। और इन ए बी सी को पता है क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट्स। क्या बोला जाता है? ये इस इक्वेशन के 3 कोएफिशिएंट्स हैं, ए बी और सी, और ये कोएफिशिएंट्स हर हाल में क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात, ए बी सी की वैल्यू जो चाहे रख लो, पर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 0 नहीं रखी जा सकती। ना तो ए की वैल्यू 0 रखी जा सकती है, नॉट इक्वल टू 0 है, ना बी की वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए की वैल्यू 0 रख दूं, सपोज करो ए की वैल्यू 0 रख दिया, तो 0x यानी ये टर्म खत्म हो गई। तो जब ये टर्म ही खत्म हो गई तो 2 वेरिएबल कहां बचे? फिर तो 1 वेरिएबल बचा ना। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन सकती ना। बोलो, समझ आया? या बी की वैल्यू 0 रखते हैं तो वाई वाली टर्म खत्म हो जाती है। समझ आया? तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते। हाँ, आप सी की वैल्यू 0 रख सकते हो। देखो पहली इक्वेशन में रखी थी आपने खुद ने एग्जांपल्स दिए, सारे एग्जांपल्स में एक बार भी आपने ए और बी की वैल्यू 0 रख दिया बाय डिफॉल्ट? आपके मन में कभी ख्याल आया ऐसे बोलो 0x 0y? हाँ, आपने कांस्टेंट का 0 जरूर रखिए, लेकिन आपने ए और बी की वैल्यू यानी x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है a, y वेरिएबल का कोएफिशिएंट है b, a और b क्या है? x और y वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स। इनकी वैल्यू आपने 0 कहीं भी नहीं रखी ना, पर आपने c की वैल्यू रखी। क्या रूल क्लियर हो गया यहां से कि a b c तीनों रियल नंबर होने चाहिए, पर a और b 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a और b में से कोई भी 0 हो गया तो टर्म खत्म हो जाएगी। टर्म खत्म हो जाएगी, फिर आगे दो वेरिएबल एक वेरिएबल, और मुझे बनाने हैं लीनियर इक्वेशन से तो दोनों को जिंदा रखना पड़ेगा, दोनों को जिंदा रखना पड़ेगा, तो कोएफिशिएंट को जिंदा रखना पड़ेगा। n का कोएफिशिएंट 0 है, 0 मतलब जिंदा नहीं है ना। समझ गए? क्लियर है? तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है यहाँ पे। स्टार्ट राइटिंग डाउन। जो भी हमने अभी सीखा उसको अब अपन लिख देंगे, आज इतना ही करेंगे। चैप्टर राइटिंग सबने डाल दी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इक्वेशन की डेफिनेशन लिखेंगे पहले स्क्रीन से देखकर, रीड आउट करता हूं। हाँ जी, इक्वेशन की डेफिनेशन है, इक्वेशन एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब कह दो या अरेंजमेंट कह दो, ए सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। टर्म्स को अरेंज करने का ऐसा सिस्टम है ये, टर्म्स को अरेंज करने का ऐसा सिस्टम है ये, जिसमें 2 साइड्स होती हैं। एक साइड को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट में कहते हैं LHS। एक साइड को कहते हैं राइट हैंड साइड, शॉर्ट में कहते हैं RHS। इसके अंदर क्या होते हैं? क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉलिनोमियल्स हैं, राइट हैंड साइड में भी पॉलिनोमियल्स हैं, है ना। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम RHS में 0 रख रहे हैं, तो याद रखना 0 भी एक पॉलिनोमियल है ना, 0 भी एक पॉलिनोमियल है। तो कुछ भी कर लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में पॉलिनोमियल तो रहेंगे ही रहेंगे। तो विच इंक्लूड पॉलिनोमियल्स। इक्वेटेड, इक्वेटेड को हम बैलेंस करना भी बोल सकते हैं, बैलेंस कर रहे हैं हम दोनों को, उन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में इक्वेशन में हम उनको इक्वेट करते हैं, और साथ में एक इक्वल टू का मार्क लगाया जाता है बिटवीन बोथ साइड्स।
दोनों साइड्स के बीच में किसका मार्क लगाया जाएगा? के हाथ लगा देता है कौन खाता है करा के नहीं खाता मैं दिया ही मत करूं। अच्छा हाँ सही है, मैं तो कभी फर्स्ट आनी नहीं हूँ, तुम्हें जो आ रहा है जो मिल रहा है उसका भी छीन लूं, राइट? रिद्धि फर्स्ट आनी चाहिए आप नेक्स्ट टेस्ट में, ठीक है? नहीं नहीं हाँ हाँ पॉलिनोमियल्स इक्वेटेड, इक्वेटेड EQUATED इक्वेटेड स्पेलिंग इक्वेटेड, इक्वेटेड को बैलेंस करना भी बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड एन इक्वल टू मार्क इन बिटवीन द बोथ। देखो ये डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है, ये तो केवल आपको पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है। क्या होती है? ऐसी अरेंजमेंट जिसमें दो साइड्स हो, इधर भी पॉलिनोमियल इधर भी पॉलिनोमियल, दोनों को इक्वेट किया जा रहा है किससे? इक्वल टू के मार्क्स से, ठीक है? चलो अब इक्वेशन के बाद अगली कैटेगरी, अगला उसका जो गुण है वो क्या है? चैप्टर के हिसाब से लीनियर। इक्वेशन सीख गए तो अब ये सीखना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो सरल सी बात है, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1, ऐसा एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो? 1। मार्क करो लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, और डिग्री का मतलब सबको पता है क्या होता है? क्या होता है? हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होनी चाहिए, क्योंकि डिग्री हमेशा वेरिएबल की पावर से चेक की जाती है, कांस्टेंट की पावर से चेक नहीं की जाती। देन is called a linear equation. An equation of degree 1 and highest power of variable 1 is called a linear equation. तो इस बार टेस्ट में देने वाले कंटेंट ज्यादा थे, मार्कशीट देख के तो ऐसे लग रहा है, रिजल्ट देख के तो। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं घर से उठा लाऊं टेस्ट के लिए आदत। हाँ एड्रेस में नहीं भरवाया मैंने, फॉर्म पे क्यों भरवाता हूँ मैं? चाल नहीं समझते आप मेरी, है ना? चलो तो लीनियर इक्वेशन भी समझ गए। तो अब बात आती है सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है वो बता दो। तो ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो तरह के वेरिएबल्स यूज हुए हों, और वो दो तरीके के वेरिएबल जनरली कौन कौन से होते हैं? एक्स एंड वाई। ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं यूज कर सकते हम, पर जनरली हम यही दोनों को यूज करते हैं। लीनियर इक्वेशन कंसिस्टिंग linear equation consisting of two variables, और वो दो वेरिएबल जनरली कौन कौन से होते हैं? एक्स एंड वाई is said to be the linear equation in two variables. ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कोई एब्सेंट है क्या आज? एनीवन एब्सेंट टुडे? नो। कौन? छवि। एनी अदर? नो, ओनली छवि इज एब्सेंट। फाइन। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था वो टेस्ट पेपर भी नहीं लेके गए मुझसे। फिर बाद में आओगे सर उसका टेस्ट पेपर दे दो, जब पूरा माल बिक जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था टेस्ट पेपर तो ले जाओ, एटलीस्ट उतना कष्ट तो कर लो, क्योंकि एक बार यहाँ से निकल गया दोबारा मेरे पास नहीं मिलेगा। याद रखना, एक टेस्ट पेपर का प्रिंट आउट एक बार ही मिलेगा आपको। अब बाद में उठ के आओगे कि सर मैं उस दिन आया था, मेरे को टेस्ट पेपर की कॉपी चाहिए, तो निकल गया सो निकल गया। ओके यस। अगली चीज क्या सीखी हमने? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो तो ये है, चैप्टर का टाइटल तो ये है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने जितने भी एग्जांपल्स लिए
वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच खाते हैं, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो आप सब लोग। लिख लिया क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। where where तो हाईएस्ट मार्क्स मोनिका के कितने आए थे? फुल आए थे क्या? 14, 3/4। ओके, 1/4 कहाँ कट गया? तो उसको आपने 6.65 बनाया, और किसने बनाया? दो जनों ने बनाया। दोनों साथ में बैठे थे क्या? जल्दीबाजी में बस थोड़ा सा एक पॉइंट आगे खिसक जाते तो फुल मार्क्स आ जाते ना। ओके, एंड सेकंड कौन है? सेकंड रैंक होल्डर मैत्री। हाउ मेनी मार्क्स? 14.5, मतलब ओनली 0.25 का डिफरेंस है। टफ कंपटीशन। एक चॉकलेट लेने से केवल 0.25 मार्क्स से रह गए आप। और 0.5 मार्क्स कहाँ पे घटे बेटा? एक्सेस की जगह क्या लिख दिया? अच्छा, पॉइंट गलत मार्क कर दिया, वाई एक्सेस पे मार्क कर दिया। ओके ओके, चलो एबीसी के बारे में सीखेंगे। वेयर ए को क्या बोला जाता है, पहले तो ये सीखो। ए को क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये एक्स का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब होता है बगल में बैठा हुआ। को एफिशिएंट, को मतलब बगल में बैठना, एफिशिएंट मतलब बगल में बैठ के एफिशिएंट बनाना। तो कौन है जो एक्स के बगल में बैठा है? ए। तो ए हो जाएगा एक्स का कोएफिशिएंट, पी हो जाएगा वाई का कोएफिशिएंट, और सी हो जाती है मेरी कांस्टेंट टर्म। अब देखो, ये तो लक की बात है कि सी का मतलब कांस्टेंट टर्म है, सी से सी मैच हो गया ना। ये लक की बात है, ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट टर्म को हमने सी से मार्क किया है, कल को ये डी से भी मार्क हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये लकीली सी फॉर कांस्टेंट टर्म मैच हो रहा है। ओके, तीनों के तीनों रियल होने चाहिए पहली चीज, बट शुरू के जो दो हैं ए और बी, उनकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये खास बात है। सी की वैल्यू चाहो तो 0 भी कर सकते। डन, क्लियर? जो भी सीखा वो ऐसा का वैसा ही लिखवा रहे हैं, कुछ अलग नहीं लिखवा रहे हैं। ओके, चलो टाइम हो गया, एक मिनट रुको, ये नेक्स्ट वाला टॉपिक भी नोट डाउन करो, बाकी फिर हम कल देखें। चेंज ऑफ ऑपरेशन या साइन, चेंज ऑफ ऑपरेशन या साइन व्हाइल शिफ्टिंग टर्म्स या वैल्यूज बिटवीन बोथ साइड्स। क्या कहना चाह रही है, समझे क्या कुछ? जब अपन बोथ साइड्स में शिफ्ट करते हैं टर्म्स को, एलएचएस से आरएचएस में या आरएचएस से एलएचएस में टर्म्स को जब शिफ्ट करते हैं, तो साइन चेंज हो जाते हैं या ऑपरेशन चेंज हो जाता है, प्लस ऑपरेशन माइनस ऑपरेशन बन जाता है, माइनस ऑपरेशन प्लस। तो कौन कैसे हो जाता है वो देखना है अपने को, कौन कैसे बदल जाता है वो देखना है हमको। समझ गए क्या? तो देखो सरल सी बात है, प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस, गुणा बिकम्स डिवाइड, डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई। ये तो सरल से चार ऑपरेशंस हो गए। हो गए क्या? अब इन दोनों के आगे लिखा हुआ है रेसिप्रोकल, ऐसा क्यों लिखा हुआ है वो बताओ? इनके आगे लिखा हुआ है रेसिप्रोकल, तो कुछ तो मीनिंग होगा ना इस रेसिप्रोकल लिखने का। ये देखते हैं हम क्यों लिखा हुआ है। लिखो पहले एक बार फिर बताओ। छापिए सर।
शुरू करें, क्या लिखा हुआ है? देखो ये दो ऑपरेशंस तो समझ में आ गए होंगे। अभी हमने टर्म्स को शिफ्ट करके भी बताया था, प्लस इधर आके माइनस हो गया था, माइनस इधर आके प्लस हो गया था, गुणा इधर आके भाग हो जाता है, भाग इधर आके गुणा हो जाता है। कैसे? देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे स्क्रीन पे, देखो 3 × 2x इज इक्वल टू, क्या लिखा है मैंने, 5y। ओके, तो ये जो 3 है यहाँ पे इंटू हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटू। तो ये इधर से हट के जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इंटू उधर जाके क्या बन जाता है, डिवाइड। अच्छा सपोज करो ये डिवाइड हो रहा होता, 2x डिवाइडेड बाय 3 बराबर 5y होता, तो ऑलरेडी अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इंटू। तो फिर डिवाइड उधर जाके इंटू हो गया। अब इन दोनों का अगर रेसिप्रोकल क्यों लगा हुआ है, इनके आगे रेसिप्रोकल इसलिए लगा हुआ है, मुझे बताओ 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो उधर ध्यान से देखो, 5y/3 को लिख सकता हूँ ना, 5y × 1/3। और मुझे बताओ यहाँ पे ये ऑलरेडी 1/3 है, तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3। तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में ऐसे याद रख सकते हो कि जिसको भी आप भेज रहे हो उसका रेसिप्रोकल करके भेजो। अगर आप 3 को भेज रहे हो तो 1/3 में क्या, और अगर आप 1/3 को भेज रहे हो तो 3 बन गया, तो मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में अगर यहाँ पे किसी का स्क्वायर हो रहा है, सुन लो पहले, अगर यहाँ पे किसी का स्क्वायर हो रहा है तो उधर जाके ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है, रूट। कैसे? फॉर एग्जांपल इधर हो रहा है x² = y, अब इस स्क्वायर को उधर भेजना है तो स्क्वायर हटते ही x बन जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाते ही रूट y बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। मतलब समझ गए क्या? स्क्वायर उधर जाते ही रूट बन जाएगा, समझ गए क्या? और रूट उधर जाते ही स्क्वायर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये √x = y होता तो रूट उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, y²। समझ गए? क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के उल्टे ऑपरेशन है, तो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, स्क्वायर रूट उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 6 चेंज ऑफ ऑपरेशंस याद कर लिए, बाकी कल जाओ। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.